नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं बाबा, आपका मनोरंजन भारती, और मेरे साथ है पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी जी। जी हाँ, बाबा वर्सेस बाबा के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासत की। जी हाँ, दो बड़े दिग्गजों की, दो बड़े धुरंधर की, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की विरासत को लेकर के। इन दोनों विरासत का असली वारिस कौन होगा, कौन इनकी गद्दी संभालने का असली हकदार होगा, किसे विरासत से बेदखल होना होगा, शिवसेना में उद्धव ठाकरे या शिंदे, तो एनसीपी में अजीत पवार या सुप्रिया सुले, किसे मिलेगी विरासत। आज के इस शो में इन्हीं दोनों दिग्गजों के बारे में राजनीतिक चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के महाभारत में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाला साहब ठाकरे की। अमिताभ जी, तो विरासत का जो वारिस कौन है, इसकी बहुत बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में हो रही है। और जैसा आपको ज्ञात होगा, ध्यान होगा, पिछले 2022 में लगभग शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे की पार्टी, वो दो गुटों में बट गई। एक गुट जिसके नेता एकनाथ शिंदे हैं और दूसरे गुट जिसके नेता उनके पुत्र उद्धव ठाकरे हैं। काफ़ी महीनों के इलेक्शन कमीशन में लड़ाई के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ऑफिशियल पार्टी सिंबल मिल गया। तो शिवसेना पार्टी अभी ऑफिशियली एकनाथ शिंदे के साथ है, जिसका सिंबल तीर धनुष है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, जिसका सिंबल मशाल है। तो वही बात कर लेते हैं शरद पवार की। शरद पवार में भी जो है पार्टी एनसीपी टूट गई, दो गुट हो गए, अजीत पवार और सुप्रिया सुले। पवार साहब अभी जिंदा है, तो आप कह सकते हैं कि पवार और शरद पवार बनाम अजीत पवार की लड़ाई है। और यही लड़ाई जो है, ये चुनाव तय करेगा कि इस लड़ाई में सुप्रिया सुले को शरद पवार की विरासत मिलती है या अजीत पवार को। अब सीटों की बात कर लेते हैं अमिताभ जी। तो अब ये जो लड़ाई है पूरी की पूरी, अब दोनों शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 13 सीटों पर आमने सामने है। और पूरे महाराष्ट्र की जो लड़ाई है 48 सीटों की, वो इनका निर्णय डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली विरासत का वारिस कौन है ये सीट। आइए हम जानते हैं बाबा। बुल्ढाना है, यवतमाल वाशिम, हिंगोली, औरंगाबाद, नासिक, कल्याण, ठाणे। मुंबई की 3 सीटें हैं, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य, दक्षिण। शिरडी है, मावल है और हाथांगले है। इसका मतलब यह हुआ कि जो असली लड़ाई जो है मुंबई और आसपास है। हाँ। मुंबई की लड़ाई है, ठाणे, कल्याण, ये सब तो आसपास का इलाका। शिंदे भी ठाणे से आते हैं। तो क्योंकि शिवसेना का गढ़ मुंबई और कोंकण क्षेत्र रहा है, यहीं पर असली लड़ाई है। मुंबई में एनसीपी का वैसे भी कोई खास प्रेजेंस नहीं है। तो जो लड़ाई है मुंबई और कोंकण क्षेत्र में रियल सेना और फेक सेना के बीच में है। कौन है असली सेना, इसका नतीजा हमें पता चल जाएगा 4 तारीख को। और वहीं यदि हम पवार साहब की पार्टी की बात कर लें, तो अजीत पवार बनाम सुप्रिया सुले की जो जंग है, वो 2 सीटों पर है। उसमें एक है बारामती, दूसरा है शिरूर। और आपको बताएंगे कि बारामती की जो लड़ाई है, वही तय करेगा कि शरद पवार का वारिस कौन होता है, क्योंकि इस सीट पर अजीत पवार की पत्नी लड़ रही है चुनाव, और उनके खिलाफ है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई है यहाँ पर। टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट, हाँ। अब जो दोनों कप्तान हैं, दोनों टीमें हैं, उन्होंने 21 सीट का टारगेट दिया है। इंडिया ब्लॉक ने 21 सीट का टारगेट दिया है उद्धव ठाकरे को, और एनडीए की जो टीम है उन्होंने 15 सीटों का टारगेट दिया है शिवसेना शिंदे गुट को। अभी इन 21 और 15 सीटों के बारे में आप हमें समझाइए दर्शकों को। देखिए, क्या है कि पिछली बार जब शिवसेना बीजेपी के साथ रहती थी तो 23 सीटों पर लड़ा करती थी, और जब बंटवारा हुआ दोनों पार्टियों का, तो 13 एमपी शिंदे गुट के पास है और 5 एमपी जो हैं वो आपके उद्धव ठाकरे गुट के पास है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 23 सीटों पर हमेशा शिवसेना लड़ती रही है, उसका एक क्लेम था इंडिया गुट में कि हमें इससे कम सीटों पे हम नहीं लड़ सकते। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफी झगड़ा हुआ दोनों तरफ कि भाई किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन वो तो एकीकृत सेना थी, अब तो सेना टूट गई है। तो क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को इंडिया ब्लॉक ने ज्यादा सीटें दे दी और एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने ज्यादा सीट दे दी, बीजेपी को ज्यादा लड़ना चाहिए था? देखिए, अगर इस बात को ध्यान देंगे तो कांग्रेस पार्टी डिफॉल्ट नंबर 2 पार्टी हो गई है पूरे महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है शिवसेना। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अशोक चौहान, संजय निरुपम जैसे लीडर्स
पार्टी छोड़ के जा रहे हो, कि पार्टी में बहुत असंतोष है कि कहीं ना कहीं शिवसेना को उसके हैसियत के हिसाब से ज़्यादा सीटें दे दी गई। हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि किसका क्या टारगेट है। तो शरद पवार की पार्टी को सुप्रिया सुले को 10 सीट का टारगेट है और अजीत पवार को 4 सीट का टारगेट है। तो अमिताभ जी, दोनों गुटों में, महायुति में और अघाड़ी में, जो इंडिया ब्लॉक है, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत देर तक, अंत में जाके फैसला हुआ, बहुत देर तक दोनों में मान मनोबल चलती रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी यही है कि कोई भी बज नहीं करना चाहता था। शिवसेना शिंदे गुट भी, क्योंकि उसके पास 13 MP थे, तो वो उससे कम पे लड़ने को तैयार नहीं था। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि हो सकता है उनके पास सपोर्ट ना हो, तो हम ज़्यादा सीटों पे लड़े। तो उनकी ये कयास थी कि वो 30 सीटों पे लड़े, लेकिन अल्टीमेटली वो 28 सीटों पे ही लड़े। शिवसेना शिंदे गुट ने भी काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग करी और उसी तरफ उद्धव ठाकरे गुट ने भी काफ़ी हार्ड बार्गेनिंग करी। तो आपको लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहिए था? यही गलती हमने देखी बिहार में बीजेपी ने किया। नीतीश कुमार को 16 सीट दे दी, यहाँ पे एकनाथ शिंदे को 15 सीट दे दी है। विधायक उनके ज़्यादा है, बीजेपी के ज़्यादा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर बीजेपी के समर्थकों और कैडर में है कि उनको ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए था, कम से कम 30 सीटों पे। वही बात कांग्रेस में भी है बाबा, लेकिन कांग्रेस को भी ज़्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए था, क्योंकि पहले वो हमेशा लगभग 25 सीटों पे लड़ा करती थी और एनसीपी 19 सीटों पर। एनसीपी टूट गई, आपने एनसीपी की सीटें आधी कर दी 10, लेकिन कांग्रेस की सीटें भी कम हो गई। तो ये विचित्र बात हो गई है इस अलायंस में। और इस अलायंस में एक बात और रही कि इस अलायंस में जो है वो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी जो थी, वंचित अघाड़ी, उसको भी शामिल करने की बात हुई, उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसका खामियाजा जो है अघाड़ी को भुगतना पड़ेगा, ये भी देखने की बात है। 10 सीटें का टारगेट है शरद पवार की पार्टी को और 4 सीट का टारगेट है अजीत पवार को। अजीत पवार कम सीट लड़ रहे हैं, उनको कम दिया गया है। हाँ, क्योंकि देखिए अजीत पवार के पास अगर एमपीज की बात करें तो एमपीज में से सिर्फ 4 में से 1 ही एमपी आए हैं, और एनसीपी का जो गढ़ वो लार्जली वेस्टर्न महाराष्ट्र रहा है। उनका प्ले जो है वो लार्जली रहने वाला है विधानसभा चुनाव में। तो उन्होंने अपने हिसाब से ही सीटें ली। देखिए, अगर आप ज़्यादा सीटें ले लें और हार जाएं तो आपकी बार्गेनिंग पावर फिर विधानसभा में कम हो जाती है। तो सबसे मजा आएगा बारामती की सीट पे, जहां पे ननद और भौजाई के बीच में टक्कर है। अजीत पवार की पत्नी और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बीच में। हालांकि अजीत पवार बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मान करती हैं सुप्रिया सुले, लेकिन चुनावी जंग में एक दूसरे के खिलाफ है। अब हम बात कर लेते हैं किसके कितने सांसद हैं, ये बता दीजिए आप। तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके पास 13 सांसद हैं, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट जो है उसके पास 5 सांसद बचे हैं। पार्टी जो है वो 18 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ी है। और सुप्रिया सुले यानी शरद पवार के पास 3 सांसद हैं, अजीत पवार के पास 1 ही सांसद है अभी मौजूदा जो है, अभी की बात करें तो। अब जो एमएलएस के मामले में अजीत पवार के पास बहुत सारा ज्यादा एमएलए शरद पवार, लेकिन एमपीज नहीं आए। ये भी विचित्र बात है समझने वाली कि एमपीज वही रह गए हैं शरद पवार के साथ रह गए। ये विरासत में काम आएंगे आगे जाकर के। तो हम चर्चा कर लेते हैं अब की 2019 में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसके अनुसार किसको कितने वोट मिले थे। बीजेपी को 28%, शिवसेना को 24%, एनसीपी को 16% और कांग्रेस को 16%। अब इस चुनाव में क्या समीकरण रहने वाला, अमिताभ जी? तो 2019 में जब यूनाइटेड शिवसेना और यूनाइटेड एनसीपी लड़े थे, तो यूनाइटेड शिवसेना लड़ी थी एनडीए के साथ। उस समय एनडीए को 52% वोट मिले थे, 28% बीजेपी और 24% शिवसेना को मिले थे। अब उस 24% में से बाबा 6% वोट यानी 1/4 वोट मोदी फैक्टर वोट है, यानी शिवसेना का वोट 18% और बीजेपी का वोट 34% हुआ। उसी तरफ इंडिया में से कांग्रेस पार्टी का वोट 16% और एनसीपी का वोट 16% है, यानी इस 16% में भी अजित पवार फैक्शन का कितना है और शरद पवार फैक्शन का कितना है, इसके ऊपर लड़ाई है। यानी यूनाइटेड शिवसेना और यूनाइटेड एनसीपी का जो वोट है वो है 34%, और ये 34% 4 दलों में बंटने वाला है। शिवसेना शिंदे, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी। तो अगर ये चुनाव जीतना है भाजपा को, अगर भाजपा को लीड लेनी है इन 48 सीटों में से, तो 51% वोट शेयर अगर उसको मिल जाता है तो उसको लीड मिल जाएगी। और जैसा हमने अभी देखा कि बीजेपी को 2019 में 34% वोट मिले थे, यानी उसको सिर्फ 17% वोट शेयर अगर अजित पवार और शिंदे गुट दिला देते हैं इस चुनाव में,
तो बीजेपी को ज़्यादा सीटें या एनडीए को ज़्यादा सीटें आएंगी। और अगर 34% वोट शेयर था शिवसेना और एनसीपी का, उसमें से सिर्फ 17% ही लाना है शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार को। अगर ये ला पाए तो उत्तराधिकारी ये दोनों साबित हो जाएंगे। और वहीं यदि इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो 51% वोट चाहिए उनको जीतने के लिए। 16% कांग्रेस को मिले थे। उद्धव सेना और शरद पवार एनसीपी सुप्रिया सुले को गुट को, शरद पवार गुट को 35% वोट लाने होंगे। यानी जितने वोट हैं उसके आधे वोट तो जो है उनको 35% लाने होंगे, तभी इंडिया गठबंधन जो जीतेगा। यानी कि बहुत बड़ा टास्क है इंडिया गठबंधन के लिए। पार्टियां टूट गई हैं और उसके चक्कर में 35% वोट यदि ये दोनों मिलके शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार गुट लाता है तो आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले जो है असली वारिस कहलाएंगी इस महाराष्ट्र के गद्दी की। और ये आसान नहीं है, क्योंकि 34% दोनों को मिला करके 2019 में मिला था। यानी पूरा का पूरा वोट शेयर अगर इन दोनों के पास रहता है तब इनको विरासत मिलती है। जबकि अजित पवार और शिंदे गुट को अगर आधा ही वोट मिल जाता है तो भी उनके अलायंस को जीत जो है वो मिल जाती है। इसका मतलब आपका कहें कि जो महायुति है, जो एनडीए है, उसको आधी दौड़ लगानी है और जो इंडिया गठबंधन है, जो अघारी है, उसको पूरी दौड़ लगानी है। मतलब पूरा मैदान का चक्कर काटना है। और जो एनडीए है वो आधा भी यदि दौड़ जाए पूरी ताकत से तो वो वारिस हो सकते हैं। अब आप बताइए उद्धव और शरद को वोट क्यों मिलेंगे? ये इसलिए मिलेंगे क्योंकि ठाकरे और शरद पवार की वारिस इनको कहा जाता है। उद्धव के नाम के आगे ठाकरे है, सुप्रिया सुले जो है बेटी है, और मराठी मानुस जो है वो उद्धव और मराठा समाज शरद पवार के साथ माना जाता है। इनको सहानुभूति वोट भी मिलेगा कि चाचा के पार्टी को भतीजे ने तोड़ दिया, और उद्धव को ये सहानुभूति मिलेगी कि इस बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इनके पार्टी को तोड़ करके एक अलग पार्टी बना दी गई है। तो ये उनके पक्ष में जाता है। दूसरे के पक्ष में क्या जाता है? जी, बहुत वैलिड रीजंस आपने दिए हैं बाबा। अब अगर हम बात करें कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट को वोट क्यों मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा एमएलएज और एमपीज मिला करके दोनों ग्रुप्स के पास है। दूसरी बात है कि ऑफिशियल सिंबल दोनों पार्टियों का इनके पास है, और हम आज भी जानते हैं कि सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है। रूरल क्षेत्रों में अभी भी शायद शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने अपने सिंबल का प्रचार उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाए होंगे। और तीसरा है संसाधन, सरकार में ये दोनों हैं, तो काफ़ी टारगेटेड इन्होंने प्रोग्राम्स करी होंगी अपने अपने क्षेत्रों में, ताकि वहाँ से उनको जीत मिल पाए। लेकिन जो असली लड़ाई है बारामती, आपको लगता है अमिताभ जी, बारामती की जनता को तय करना है कि असली विरासत शरद पवार का किसके पास जाएगा, वो गद्दी किसके पास जाएगी। वहाँ पे लड़ाई है ननद और भौजाई के बीच में, अजित पवार की पत्नी और शरद पवार की बेटी के बीच में। तो वहाँ तय होगा वारिस कौन है। बाकी महाराष्ट्र की लड़ाई हमने आपको समझाए अच्छी तरह से। तो अजित, वो लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आपने कहा पापा, और वहाँ शेरो शायराना अंदाज में अजित पवार जो भतीजे हैं चाचा को कह रहे हैं, तुम्ही से सीखे हैं सनम दांव पेच हमने, तुम्ही से सीखे हैं सनम दांव पेच हमने, वाह, वाह, वाह। आज तुम पे आजमाए तो हम बेवफा हो गए। इरशाद इरशाद इरशाद, एक बार फिर से। तुमसे ही सनम सीखे हैं दांव पेच हमने, अजित वाह। पवार कह रहे हैं शरद पवार को, जी जी, तुमसे ही सनम सीखे हैं दांव पेच हमने, आज तुम पे आजमाए तो हम बेवफा हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात कही। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। क्या बात है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या बात है दादा, बहुत रिपीट ऊंची करिए। इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो विरासत जो है तय होगा, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। आज बाबा वर्सेस बाबा में इतना ही। अगले हफ्ते एक और इसी तरह से दिलचस्प आंकड़ों के साथ बाबा वर्सेस बाबा में हाजिर होंगे। अमिताभ जी को और मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए। नमस्कार।